आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केस लॉज एंड इट्स रेलिवेंसी। केस लॉज का क्या महत्व है और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पर केस लॉज कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट, कई बार एक सवाल आप लोगों के द्वारा पूछा जाता रहा है कि किसी आंसर में कितने केस लॉज को लिखें, एक केस लॉ, दो केस लॉज, कितने। दूसरा एक सामान्य सवाल यह होता है कि केस लॉज को लिखें तो कहां लिखें। तो इन दोनों ही सवालों को आज के क्लास में हम लेते हैं और इस मेंस आंसर राइटिंग में इसकी रेलेवेंसी के बारे में और केस लॉज आपके मार्क्स में जब आप मेंस दोगे तो वहां पर किस प्रकार से हेल्प करेगा, अच्छा स्कोर आप कर सकते हो केस लॉज के माध्यम से। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स के पास, ऐसे स्टूडेंट्स के पास भी केस लॉज की रेलेवेंसी के बारे में मालूम हो। और दूसरी चीज कि केस लॉज को जब आप आंसर लिखते हो तो केस लॉज को कहां लिखें। तो आइए स्वागत करते हैं इस चैनल पर। सबसे पहले कि केस लॉज है क्या। अगर आप देखेंगे केस लॉज तो जनरली केस लॉज आज के एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आप अपने आंसर में लिखते हैं। सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है और सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि निर्णीत वादों की सहायता से आप समझाइए, या पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म या एक्सप्लेन द टर्म रेस जुडिकाटा विथ केस लॉज। मान लीजिए अब ऐसे सिचुएशन में सवाल यह उठता है कि केस लॉज को अगर लिखें तो कहां लिखें। या फिर मान लो कि आपसे सवाल आ गया डाइंग डिक्लेरेशन पे, मृत्युकालिक कथन पे, तो वहां पर केस लॉज को कहां लिखें। तो सबसे मेन चीज कि केस लॉज है क्या। तो इस संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि केस लॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट, राइट। दूसरी चीज कि पहले प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आता था तो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को भी आप लिखते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट को भी आप लिखते हो अपने आंसर में। तो केस लॉज की जहां तक रेलेवेंसी है आपके आंसर में, तो यहां पर केस लॉज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। जैसे अगर आप केस लॉज के बारे में बात करें तो कहां लिखना है और कहां नहीं लिखना है। कई बार मैं आपकी कॉपी को चेक करता हूं तो वहां पे मैंने कई बार देखा है कि केस लॉज जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हो तो केस लॉज को सबसे बाद में लिखते हो। कई बार कुछ स्टूडेंट केस लॉज से ही अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि केस लॉज को बीच में भी लिखते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में केस लॉज को कहां लिखें, स्टार्टिंग में लिखें या बीच में लिखें या केस लॉज को लास्ट में लिखें। कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट भी इस संदर्भ में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं कि केस लॉज को लास्ट में लिखना चाहिए। कुछ का कहना होता है कि केस लॉज को बीच में लिखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि केस लॉज को स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। सबसे मेन चीज कि आपका क्वेश्चन क्या है। हमेशा से ही जब आप मेंस एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हो तो वहां पर आप देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन केस लॉज पे ही बेस करता है तो वैसे सिचुएशन में आप केस लॉज से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर केस लॉज पे बेस करता है तो आप केस लॉज से स्टार्ट अपने आंसर में कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो केस लॉज से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन मान लो कि कोई लीगल प्रोविजन पूछ दिया आपसे, डाइंग डिक्लेरेशन पूछ दिया, तो डाइंग डिक्लेरेशन में आप केस लॉज से अपने आंसर को स्टार्ट नहीं करो। समझ पा रहे हो इन चीजों को। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन आपसे पूछा गया, तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में आप केस लॉज स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसी वजह से जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को समझो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आप ये देखो कि उस क्वेश्चन पूछे जाने का क्या कोई सोर्सेज है या वो क्वेश्चन कहीं चीजों से लिंक कर रहा है। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन पूछा गया, मृत्युकालिक कथन से आप क्या समझते हैं, या सवाल आ गया कि मृत्युकालिक कथन को विधिक प्रावधानों की सहायता से समझाइए या निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। कई बार आप लोग सीधा पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर को ही लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो हमेशा से ही आप अपने अप्रोच को समझो कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका अप्रोच क्या है, वो आपसे किस तरह के आंसर का रिक्वायरमेंट है या वो आपसे क्या चाहते हैं। तो
क्वेश्चन को सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो। जब आपसे आंसर पूछा गया, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन पूछा गया, तो आप देखो कि डाइंग डिक्लेरेशन किस लैटिन मैक्सिम पे बेस करता है। आप सीधा स्टार्ट मत कर दो। लीगल प्रोविजन भी अगर पूछा तो सीधा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 क्लॉज 1 लिखना स्टार्ट मत करो। अगर उसका सोर्सेज है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक लैटिन मैक्सिम पे बेस करता है, मान लीजिए नेमो मेरिटस ड्रासमीटर मेंटायर, तो आप उस लैटिन मैक्सिम को लिखें, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आप देखो कि अगर वह क्वेश्चन लैटिन मैक्सिम से रिलेटेड है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में लैटिन मैक्सिम हेल्प करता है। सबसे पहले आप इनिशिएट करो लैटिन मैक्सिम से, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जो नेमो मेरिटस ड्रासमीटर मेंटायर है, इसके अलावे जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 के जो दोनों एस्पेक्ट हैं कि जो मृत्यु के कारण के बारे में या फिर संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, टेक्निकली जब आप देखोगे तो यह लैटिन मैक्सिम फर्स्ट पार्ट को सेटिस्फाई करता नजर आएगा, सेकेंड पार्ट को सेटिस्फाई करता नजर नहीं आएगा। कई बार आप केस लॉ, जैसे मान लो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का अगर आप केस लॉज आप अपने आंसर में लिखते भी हो, मान लो कि 32 क्लॉज 1 मृत्युकालिक कथन के दो एस्पेक्ट, एक मृत्यु के कारण के बारे में किया गया कथन और दूसरा संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में किया गया कथन जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। कई बार मैं देखता हूं कि अगर आप मृत्यु के कारण के बारे में लिखते हैं तो वहां पर आप पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस लॉ को आप इंट्रोड्यूस करते हो, जबकि वह केस लॉ रिलेटेड है संव्यवहार की परिस्थितियां और उन परिस्थितियों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु। दोनों दो बातें हैं। तो इसी वजह से जब आप अपने केस लॉज को लिखते हो तो आप देखो कि केस लॉज कहां सेटिस्फाई करता है, किस इसेंशियल के साथ सेटिस्फाई करता है। सारे केस लॉज को आप सारे जगह नहीं लिख सकते। कोई भी सवाल आपसे पूछा गया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर रेस जुडिकाटा ही आपसे पूछा गया, तो रेस जुडिकाटा अगर आपसे पूछा गया तो अगेन रेस जुडिकाटा की उत्पत्ति कहां से हुई, अगर आप बृहस्पति स्मृति से लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, लैटिन मैक्सिम से लिंक कर सकते हो, इंटरेस्ट रिपब्लिका अटसेट फिनिस लिसियम, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर। लेकिन जब आप प्रांगन्याय रेस जुडिकाटा के इसेंशियल एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वहां पर आप देखो कि कौन सा केस लॉज किस इसेंशियल पर फिट बैठता है, और जो केस लॉज जिस इसेंशियल के साथ फिट बैठेगा आप उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखो। समझ में आ रही बात? तो जो केस लॉज की बात है, केस लॉज की रेलेवेंसी के बात है, तो आपके आंसर में केस लॉज होना ही चाहिए। केस लॉज जैसे मान लो कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा, मान लो कि 10 नंबर का क्वेश्चन, आप आंसर लिखे, उसके लीगल प्रोविजंस को लिखे। लीगल प्रोविजंस का मतलब आपने सेक्शन को लिख दिया। लीगल प्रोविजंस को लिखा तो, लेकिन आपने केस लॉज स्किप कर दिया, केस लॉज को नहीं लिखा, तो वैसे सिचुएशन में हो सकता है कि 10 अंक का अगर कोई क्वेश्चन है तो 10 में से आपको 3 अंक मिले, हार्डली 4 अंक मिल जाएगा, लेकिन उससे काम तो नहीं चलेगा ना। अगर उसी क्वेश्चन के आंसर में आप केस लॉज को पुट करते हो तो हो सकता है कि 10 में से आपको 6 मार्क्स आ जाएं। बहुत अच्छा आप लिखोगे तो हो सकता है कि 7 अंक भी आ जाएं। लेकिन केस लॉज का लिखना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट तभी आप अपने अंदर ला सकते हो जब उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता, जब आपको कोई लीगल प्रोविजन पता हो, और लीगल प्रोविजन का जो इसेंशियल है, जो एलिमेंट्स आप लिखते हो, इसेंशियल्स को जब आप एक्सप्लेन करते हो, तो आप देखो कि वह केस लॉज उस इसेंशियल पर कहां फिट बैठता है। तो केस लॉज को यह कहना कि स्टार्ट में लिखते हैं या केस लॉज को बीच में लिखते हैं या केस लॉज को सबसे लास्ट में लिखते हैं, यह बिल्कुल ही मिथ्या, या यूं कहो कि जो लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में लिखो या बीच में लिखो या लास्ट में लिखो, पूरी तरीके से यूजलेस। आपको किसी भी केस लॉज को अगर लिखना है तो आपको जो आंसर आप लिखते हो, जो सवाल आपसे पूछा गया, और उस आंसर को लिखने के क्रम में आप ये देखें
कि उसका कहां लिखा जाना आवश्यक। जैसा कि हमने कहा डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में आप क्या देखते हैं कि मृत संव्यवहार की परिस्थितियों को जब आप लिखते हो तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर को आप लिखो ही लिखो, जब आप संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में लिखते हो तो, राइट। इसी तरीके से शारदा बिरदीचंद्र शारदा का जो मामला है वो आप लिखो ही लिखो संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में। आप सामल दास का भी केस लिख सकते हो। तो इसी वजह से आपको मेन चीज देखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन लिखते हो तो वहां भी केस लॉज को कहां लिखना है और किस पॉइंट पर लिखना है, किस एस्पेक्ट पे लिखना है। क्योंकि हर क्वेश्चन का अगर देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट होता है आंसर का वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। एडमिशन कॉन्फेशन आपसे पूछ दिया, अब एडमिशन कॉन्फेशन पे एक केस लॉज नहीं है, कई केस लॉज, लेकिन किस केस लॉज का रिक्वायरमेंट किस क्वेश्चन में है ये आपको आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। बाकी और भी चीज जानना हो केस लॉज के बारे में तो उसके लिए जब आप एडमिशन लेंगे और क्लास रेगुलर आपकी चलेगी तो उसमें उसके हर एस्पेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। केस लॉ जो इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग पे भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट आपको आंसर कराया भी जाता है, बताता भी कैसे लिखना है नहीं लिखना है। तो सारी चीजें तो आप क्लास के अंदर ही ले पाओगे, लेकिन जो ओवरऑल मैंने बताया केस लॉज के बारे में वो यही है कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है और किस केस लॉज को कहां लिखना है। अगर ये जान गए तो फिर आपका मेंस श्योर है कि निकल जाएगा और मेंस बहुत अच्छे स्कोर से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के और भी सवाल जो आपके माइंड में आ सकता है या इस तरह के कई सवाल जो कई बार आप लोग सोचते रहते हो, क्लास में तो कई बार आप पूछते भी, तो अगर आपको लगे कि इसके अलावे भी कुछ चीजें हमें जानना है तो उस स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उस पर भी हम देखेंगे कि अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का अगर डिमांड होगा तो उस पर हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लाइक करो ताकि ऐसे हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके जिनको वास्तव में मेंस आंसर राइटिंग को लेकर जरूरत है या जो वास्तव में चाहते हैं कि केस लॉज को अगर लिखना है तो कहां लिखना है। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।